शिवसेना ने जिस तरीके से, मैंने अखबारों के जरिए देखा कि जिस तरीके से डिमांड की है कि 23 सीटें चाहिए, 23 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं। आउट ऑफ 48 23 सीटें आपको दे देंगे तो हम क्या लड़ेंगे। एक बहुत बड़ा सच ये है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है पर सच है, कि पिछले 1-1.5 सालों में शिवसेना बुरी तरह से बिखर गई, टूट गई। शिवसेना के कई बड़े बड़े नेता छोड़ करके चले गए। सीट शेयरिंग के मामले में 3 पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जरूर शिवसेना ने 23 सीटें का दावा किया है, लेकिन हम पहले से 23 सीटें लड़ते आए हैं ना, यहाँ महाराष्ट्र में। हाँ, हम लड़ते आए हैं 23 सीटें, तो उसमें गलत क्या है। और इस बारे में हमारी बातचीत दिल्ली के जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, जो महाराष्ट्र का भविष्य तय करेंगे कांग्रेस पार्टी का, उनसे सीधी बातचीत चल रही है। उत्तर प्रदेश आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जनता निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। इसीलिए कई बार इस बात को समाजवादियों ने भी कहा और गठबंधन की तरफ से इस बात को कहा गया कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब है देश से बीजेपी को हटना। 40 सीटों में 39 सीटों पर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेते हैं और एक सीतामढ़ी सीट है जहां दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद अंतिम मोहर मां जगत जननी जानकी लगाती है। आने वाले समय का इंतजार कीजिए, जानकी जी का आशीर्वाद किसे प्राप्त होता है ये आपको बहुत जल्द पता चलेगा। तो नए साल का आगाज है, मगर विपक्ष कितना तैयार है। नया साल, सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। सीट शेयरिंग, जहां एक तरफ एनडीए पूरी तरह से प्लानिंग बना रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अभी भी डेडलाइन तय नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ संयोजक पर सस्पेंस भी अभी तक बरकरार है। राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकलने को तैयार है। एनडीए में सियासी हलचल चल रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में क्या हलचल है उस पर भी सियासत बड़ी दिलचस्प है। जनवरी के पहले हफ्ते में सहयोगियों के साथ चर्चा करने का जिक्र किया जा रहा है। कांग्रेस बकायदा एक पैनल बना चुकी है और उस पैनल में उनके तमाम बड़े नेता सहयोगियों के साथ बैठक करेंगे, लेकिन अभी पहले वो बैठक कर रहे हैं। आपस में बैठक हो रही है, होनी चाहिए सहयोगियों के साथ, लेकिन अभी कांग्रेस अपने नेताओं के साथ बैठक कर रही है। और खबर यह है कि जनवरी के पहले हफ्ते से सहयोगियों के साथ चर्चा शुरू की जाएगी। सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन के दलों से चर्चा का जिक्र किया जा रहा है, यानी जो गठबंधन के साथी हैं उनके साथ चर्चा का जिक्र किया जा रहा है। कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी की लगातार दूसरे दिन भी बैठक हुई, जिसका मैंने जिक्र किया। अब किस तरह से तैयारी की जा रही है वो आपके सामने है। बकायदा कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी, जिसमें कांग्रेस के ही बड़े नेता हैं, इंडिया गठबंधन के नहीं, कांग्रेस के ही, वो तय कर रहे हैं कि हमें कहां कहां कैसे कैसे लड़ना है। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, पंजाब, ये वो राज्य हैं जिसको लेकर कांग्रेस फिलहाल अभी चर्चा शुरू कर चुकी है। वहीं दिलचस्प खबर एक और आई कि नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी सीट से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, यानी कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। मगर यहां खबर एक और है महाराष्ट्र से। संजय राउत का बयान आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि शिवसेना 23 सीटों पर लड़ेगी। वहीं एनसीपी के साथ हमारी बैठक भी हो चुकी है
और एनसीपी की सीटें लगभग तय हैं, संजय राउत कह रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं टीएमसी ही बीजेपी के खिलाफ लड़ सकती है, वही हरा सकती है बीजेपी को, वो हमने करके दिखाया। यह दिलचस्प पहलू है इंडिया गठबंधन के भीतर जो सियासी हलचल चल रही है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। अब सियासत के लिहाज से इस पूरी पिक्चर को हम समझें, लेकिन उससे पहले 3 महत्वपूर्ण बयान आपको सुनाते हैं। एक बयान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, यानी कि जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग सीट पर है और स्टीयरिंग उसके हाथ में है, वो ये कह रही है कि पीडीए ही एनडीए को हरा सकता है। दूसरी तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि भाई हमने डिमांड कर दी है, हमारी डिमांड ये है हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और फिर कांग्रेस का रिएक्शन आता है, कहा कि अब वो दम नहीं रहा शिवसेना में जो पहले कभी हुआ करता था, तो इसलिए ये डिमांड जो है वो समझ से परे है। ये बयान सुनिए और फिर आपको बताएंगे कि आखिरकार सीट शेयरिंग में पेच कहां कहां किस किस राज्य में फंसा है। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन पहले ये बयान सुनिए। एनडीए का मुकाबला करेगा, पीडीए ही मुकाबला करेगा एनडीए का। और जो पिछले वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, किसानों की आय दोगुनी होना, नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाना, आज कम से कम इनको बताना चाहिए कि इतने लोगों को नौकरी दी है इन्होंने, इतने लोगों को रोजगार मिल गया है। और आप में से बहुत सारे साथी होंगे, बड़ी बड़ी मैगजीन अगर आप देखें, टीवी अखबार देखें, विज्ञापन तो बड़े बड़े हैं। और सदन में सरकार ने कहा कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हैं। अगर 40 लाख करोड़ के एमओयू होंगे, राहुल गांधी ने उनको कहा है कि बातचीत करके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करो, कोई भी हो। महाराष्ट्र में शिवसेना है, महाराष्ट्र में शिवसेना की जो ताकत है वो सबको मालूम है। शिवसेना आज भी महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी है। जन समर्थन शिवसेना को है, शरद पवार साहब को है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। हम तीनों मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और सीट शेयरिंग के मामले में 3 पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जरूर शिवसेना ने 23 सीटें का दावा किया है, लेकिन हम पहले से 23 सीटें लड़ते आए हैं ना यहाँ महाराष्ट्र में। हाँ, हम लड़ते आए हैं 23 सीटें, तो उसमें गलत क्या है? और इस बारे में हमारी बातचीत दिल्ली के जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, जो महाराष्ट्र का भविष्य तय करेंगे कांग्रेस पार्टी का, उनसे सीधी बातचीत चल रही है। हम उनसे बात करेंगे ना। हमारी ये पहले से मांग रही है कि सीट शेयरिंग के ऊपर कांग्रेस के साथ हम दिल्ली में बात करेंगे। यहां बातचीत से कोई मतलब नहीं है। राज्य में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार किसी को नहीं है। सब खराब कर देते हैं बातचीत, तो हम बात करेंगे। कि मेरा ये कहना है कि सीट शेयरिंग तो वैसे ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है, बहुत आसानी से सीट शेयरिंग का डिसीजन होने वाला नहीं है। ऐसे में जब इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना अगर ये संकल्प है, तो हम एक दूसरे से लड़ना बंद कर दें। शिवसेना ने जिस तरीके से, मैंने अखबारों के जरिए देखा कि जिस तरीके से डिमांड की है कि 23 सीटें चाहिए, 23 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं। आउट ऑफ 48 23 सीटें आपको दे देंगे तो हम क्या लड़ेंगे? इस तरह से मांग पब्लिक में जाके करने के बजाय, अखबारों के जरिए करने के बजाय, आप इंडिया के बैठकों में सारी बातें रख सकते हैं। सामना में कहने के बजाय आप इंडिया के बैठकों में रखिए। एक बहुत बड़ा सच ये है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है पर सच है, कि पिछले 1-1.5 सालों में शिवसेना बुरी तरह से बिखर गई, टूट गई। शिवसेना के कई बड़े बड़े नेता छोड़ करके चले गए, कई विधायक चले गए। जो 18 एमपी बोलते हैं, उसमें पता नहीं कितने एमपी, 1 दर्जन से ज्यादा एमपी उनके छोड़ के चले गए। यही हाल एनसीपी का भी है। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन सच है, एनसीपी बिखर गई। अब शरद पवार जी, तो ऐसे में शिवसेना का अपना वोट बैंक कितना है इस समय करंट सिनेरियो में, किसी को पता नहीं है। शिवसेना के कई एमपी इधर से उधर हो गए, एनसीपी बिखर चुकी है, यही साथी कह रहे हैं।
इनको साथ में चुनाव लड़ना है। बोले तो फिर किस हैसियत से आप इतनी सीटें मांग रहे हैं? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ गौरव जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, कांग्रेस का चेहरा है। शिल्पी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी का चेहरा है। और परमवीर जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नया साल का आगाज है, मगर विपक्ष कितना तैयार है? शिल्पी जी, आपको नहीं लगता कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? अब तो नया साल भी आ गया, अभी तक फॉर्मूला तय नहीं हुआ, जिस बात को लेकर अखिलेश यादव अक्सर अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात को ही समर्थित करते हुए आगे बढ़ाऊंगी कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। अच्छा। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ा, आप जिसको भी कर लें, ठीक है। इक्वेशन वही है। और आप देखिए कि ये पीडीए ही जितनी सरकार की जो जिम्मेदारियां होती हैं और जो मुद्दे होते हैं जिन पर सरकार चुनाव लड़ती है या जनता सरकार को चुनती है, नहीं आपको लगता कि बहुत देर कर दी? प्रभावित करती है। आपकी लड़ाई उस बीजेपी से है जो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मूड में रहती है, और आप अभी तक अपने सीट शेयरिंग को तय नहीं कर पाए। आपको लगता कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? नहीं, बिल्कुल हमने देर नहीं करी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही है कि हर दल स्वयं से आकलन करे, जो जहां मजबूत है वो वहां मजबूती से चुनाव लड़े, और इस बात को डिटो राहुल गांधी जी ने भी किया है। हाँ। अब अगर शिवसेना अपनी जिद कर रही है तो ये शिवसेना जाने, और मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ आकलन कर सकते हैं, हमें तो इंतजार आपकी भी करना है मैडम। चाहिए। जिद क्या है हमारा? तो आपने फिर किस फॉर्मूले के आधार पे कहा कि हम 65 सीटों पर लड़ेंगे, बाकी सब बांट लो आपस में? हमारा तो स्पष्ट है, जो प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, हाँ। उसकी सीट शेयरिंग तो ज्यादा वैसे भी बनती है। नहीं, तो फॉर्मूला ये कैसे तय किया, मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये 65 वाला, कि 65 पर हम लड़ेंगे, बाकी सब आपस में बांट लो। नहीं, इसके विषय में मैं नहीं बता पाऊंगी। मैं बिल्कुल मुझे इससे हाँ। इसके बारे तो फिर में आप लोगों की कोई बैठक नहीं हुई, सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ, लेकिन आपने ये तय कर लिया कि हम 65 पर लड़ेंगे, बाकी जिसको जितनी चाहिए वो बांट लो। हमने ये तय इस आधार पर भी किया है। हाँ। देखिए, हमारी इंटरनल पार्टी की मीटिंग्स लगातार 2022 के चुनाव के बाद से ही चल रही हैं। ठीक है, और वो लोकसभा सीट्स को ही लेके चल रही हैं। नहीं शिल्पी जी, आप लोग तो अपना मंथन कर रहे हैं, अपने आप तय कर रहे हैं। अपने आप कैसे नहीं तय करेंगे, जब हम आकलन कर चुके हैं, कर रहे हैं, लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारा संगठन किस स्थिति में है, हम जानते हैं कि किस लोकसभा में हमारा वोटर कितना हमारे साथ है, और ये लोकसभा चुनाव है, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा, सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर नहीं लड़ा जाएगा। हाँ। तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को जनता का अपार समर्थन मिलेगा। इंडिया गठबंधन को जनता का अपार समर्थन मिलेगा, ऐसा तो विश्वास हमारा है। ठीक है आपकी बात कि आप विपक्ष के नाते उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं, लेकिन फिर आप ही तो ये तय कर रहे हैं कि 65 पर हम लड़ेंगे, बाकी आपस में आप बांट लो। अब देखिए, ये तो तय हर जगह करेगा हर पार्टी। जो पार्टी जिस प्रदेश में मजबूत होगी वो उसी तरीके से तय करके चलेगी। हाँ, मतलब कांग्रेस की हैसियत आपने कैसे तोल ली उत्तर प्रदेश में, जरा ये फॉर्मूला भी बता दीजिए। कांग्रेस, ये हम क्यों बताएंगे, कांग्रेस इसका आत्मावलोकन करके बताए। हाँ। बताए कि जिस प्रदेश में वो पिछले 35 सालों से नहीं है, क्या वहां पर वो 65 सीटें जीतने की स्थिति में है? अगर वो कहे कि है तो हम उस पर बात आगे करेंगे। डॉक्टर सुधा मिश्रा, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और कूद के क्या वो तैर के जाना है, डूब के जाना है। हाँ, डूब के जाना। ये इंडिया गठबंधन का भी यही हाल है कि नहीं सुधा जी? नहीं तिलक जी, अगर आप इस बेहतरीन गजल के उस शेर से कर रहे हैं तो बिल्कुल और अच्छा है ना, क्योंकि इश्क अगर आशा हो जाए तो इश्क कैसा। और जाहिर सी बात है, हमें देश को बदलना है, हमें देश की बेहतरी के लिए सोचना है, तो मुश्किलात तो बहुत ज्यादा हैं। और तिलक जी, चूंकि शुरुआत आपने इतनी बेहतरीन की है, और अच्छी बात ना, मैं हमेशा कुछ
पत्रकारों और कुछ जो हमारे एंकर हैं उनकी सच में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि आप लोग प्रश्न को मारते हैं सीधे हम लोगों पे, और हम उस मार से बचे कैसे हमें ये सोचना पड़ता है। तो जो मारक शक्ति है आपकी ना, कि हम बचे कैसे। तो लेकिन जो आपने मुझे एक दिया कि इश्क नहीं आशा, तो राह हमारी आशा करने के लिए हमने इश्क तो कर लिया है, हमने इंडिया गठबंधन बना लिया है। अब जाहिर सी बात है कि जो ये दरिया है, जो आज देश विरोधी ताकतों का दरिया एनडीए का है, उस दरिया को पार करना मुश्किल तो बेहतरीन रूप से नहीं होगा। तो हमें नहीं, कहीं ना वही कहीं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आप कह रहे हो सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कुछ पका नहीं, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के हालात ये हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ और चल रहा है, महाराष्ट्र में कुछ और चल रहा है, कैसे हो पाएगा? बिहार में कुछ और चल रहा है, सीट शेयरिंग को फॉर्मूला हुआ नहीं, वहां सीतामढ़ी में ऐलान कर दिया कि हम ही प्रत्याशी उतारेंगे। आप नहीं बताइए। नहीं तिलक जी, चल रहा है यही कहाँ, जो चलना है ना, ये दिखाता है कि हम कार्य में हैं। लेकिन हम उस होल्डिंग की तरह नहीं है कि मैन एट वर्क, हम सच में कार्य कर रहे हैं। अच्छा। हम जान रहे हैं कि हमें इस देश की राजनीति को बदलने के लिए जिन ताकतों से लड़ना है ना, वो ताकतें हमारे हर प्रश्न, हमारे हर एक्शन, हमारी हर चीज पे रोड़ा खड़ा करने वाले लोग हैं। वो हमारा मैडम, संयोजक तय नहीं हुआ, लोगो तय नहीं हुआ, साझा कार्यक्रम तय नहीं हुआ, आप कह रहे कि नहीं हम लड़ेंगे। तिलक जी एक बात पूछूं आपसे, मतलब बहुत मासूम सा सवाल है मेरा, अलग अलग पार्टियां एक साथ क्यों आई हैं? आप अपना अस्तित्व बचाना चाह रहे हैं, मेरी नजर में तो यही है। आगे बिल्कुल मैं बता रही हूँ कि अलग अलग पार्टियां जिन ताकतों से, क्योंकि संस्था आपके हाथ में हो, सब कुछ आपके हाथ में हो, पैसा आपके हाथ में हो, कानून बदल के आपने जो डोनेशन मिलते थे, जो चीजें मिलती थी सारी पार्टियों को, वो भी आपने अपने हाथ में रख लिया, आपने सब पे हाथ रख लिया है। अब अगर आप कहिए कि अपने चीज को बचाने के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, क्योंकि संविधान कहता है आप अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इकट्ठे हो जाओ। संविधान को बचाने के लिए, संविधान हमेशा कहता है कि पक्ष और विपक्ष के मिलने से इस देश के संविधान को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस देश के संविधान की रक्षा है सबको मिलना पड़ा है। क्योंकि जब ना वो कहानी बचपन में सुनी थी हमने कि एक बाप देखता है 4 बच्चे बहुत लड़ रहे हैं, एक सिंगल रख देता है, बच्चे तोड़ देते हैं, फिर इकट्ठा कर देता है कि तोड़ो, नहीं तोड़ पाते हैं बच्चे, तो कहते हैं संघीय शक्ति। तो दिक्कत इस बात की है ना कि जो अलग अलग विचारधारा के लोग अपने अपने लोगों को, अगर मैं क्षेत्रीय दलों की बात करूं या हर राज्यों की आप बात करिए, तो जो पार्टियां आई वो कुछ विशेष कार्डों से आगे बढ़ी और उन्होंने अपने विशेष वर्गों के साथ में उनको आगे करने की राजनीति की, और राजनीति में उनका आगे चलना होता रहा। विचारधारा अलग, पार्टियां अलग, उनका अपना सिंबल अलग, सब कुछ अलग, लेकिन सब एक साथ इसलिए आई है। जब विचारधारा अलग होगी तो मतभेद होंगे, इसको दरकिनार कौन कर सकता है? मैडम, सीट शेयरिंग कैसे करेंगे? बिल्कुल आ रही हूँ, मतभेद है। आप लेकिन जब लक्ष्य है, मैं क्योंकि कुछ तस्वीरों के साथ आपने सामने रखता हूं, और ये सहयोगी से चाहूंगा जो ये हम दिखा भी रहे हैं, इसको जरा सुधा जी को और सारे दर्शकों को फुल फ्रेम दिखाइए। सीट शेयरिंग के मामले में मैं देखूं तो आपके सामने सबसे बड़ा पेज कहां किन किन राज्यों में है। देखिए, जम्मू कश्मीर, मैं क्योंकि पूरे उत्तर से आ रहा हूं नीचे तक, कहां आप लोग टेंशन में हैं। जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, जहां पर आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, यहां तय करना बड़ा दिक्कत वाली कहानी है। फिर थोड़ा सा नीचे दिल्ली आते हैं, दिल्ली में भी हालात कमोवेश वैसे ही हैं, जहां पर आपस में आप दोनों के संगठन यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संगठन भिड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, यहां पर अखिलेश यादव और इसके साथ साथ सपा वर्सेस कांग्रेस, हालात देखे गए। बिहार, नीतीश कुमार और लालू साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप कहां पर खड़े हैं यह भी एक सवाल बना हुआ है सस्पेंस के साथ। महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है जो मैंने आपको दिखाया, संजय राउत और एनसीपी साथ लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। पश्चिम बंगाल, टीएमसी पहले ही साफ कर चुकी है, ममता दीदी, कि भाई हम अकेले ही बीजेपी से निपट सकते हैं, आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। केरल में भी यही हालात है, वहां पर भी टेंशन बरकरार है। और इसके साथ साथ झारखंड में, जहां पर जेएमएम अपनी दावेदारी ठोक चुका है ये बोलते हुए कि बड़े भाई हम हैं यहां। सुधा जी प्लीज स्क्रीन पर। मैं बोलूं? हाँ, सुधा जी, गलत तो नहीं दिखाया मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं गलत दिखाया आपने। हम सबको पता है कि दिक्कतें हैं, और दिक्कतें ना होती तो बार बार जो मीटिंग में हम चीजों की बात कर रहे हैं, जिस चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख बात है, ये सब जानते हैं, जो भी पार्टियों के लोग इंडिया गठबंधन में है, वो सब जानते हैं कि हमें जिन गठबंधन से लड़ना है, गठबंधन वहां भी है, उनमें कितने लोग हैं ये भी, उनके नाम भी नहीं पता होंगे, कौन पार्षद है कौन, वो भी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि उस गठबंधन से लड़ने का
एकमात्र एक साथ नहीं होंगे तो हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं, सबको पता है। राज्यों में स्थिति सबकी, जिसकी जिसकी अच्छी है, जिसकी अच्छी नहीं है। हाँ। अगर हम इसी पे उलझे रहे तो तिलक जी, सबको पता है कि एक साथ आने के बाद ही हम एक राज्य में बेहतर होके पूरे केंद्र के चीजों की राजनीति को नहीं देख सकते। ठीक। और गौरव जी एक मिनट, गौरव जी चलिए, हम तो ये सब मानते हैं कि आप लोग 365 दिन चुनावी मूड में रहते हैं, 24 घंटे। बोले कल चुनाव करवा, परसों बोले परसों करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्याशी भी तय, चेहरे भी तय, मुद्दे भी तय, है ना। और यह भी हो सकता है कि यहां ये अभी सीट शेयरिंग कर भी ना पाए और आप कहें कि नहीं, वक्त से पहले चुनाव करवा लीजिए, हम तैयार हैं, है ना गौरव जी। सरप्राइज जो देने की आदत है आप लोगों की, क्यों गौरव जी? नहीं, आपने तो आगाज भी कर दिया राम मंदिर से, तय है 24 का एजेंडा, आ जाओ अब, कि नहीं गौरव जी? एजेंडे कई हैं तिलक जी, राम मंदिर कभी एजेंडा नहीं रहा है, चुनावी एजेंडा कभी नहीं रहा है। भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान, संस्कृति, धर्म से जुड़ा हुआ ये मुद्दा रहा है और हर वो मुद्दों के लिए भारतीय जनता पार्टी संघर्ष की है और आगे भी करती रहेगी। तो चुनावी घोषणा पत्र में आपने लिखा है तो इसलिए चुनावी मुद्दा होगा ना सर? नहीं, चुनावी पत्र में नहीं, वो हमारे डीएनए में है। भारत की वो सारे मुद्दे जो भारतीय स्वाभिमान को स्थापित करते हो विश्व में, जो सांस्कृतिक अत्याचार हुआ है इस देश के ऊपर, जो दूषित हुई व्यवस्थाएं हैं उनको पुनर्स्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन मुद्दों को लेकर के लड़ी है और आगे भी लड़ती रहेगी। इस बात का भय क्यों सता है विपक्ष को? देखिए, अभी आपने बहुत अच्छी एक गाने के गीत के लाइनों से इन लोगों की शुरुआत की थी। इन लोगों का दशा ये है कि हम एक लाइन मुझे भी याद आ गई, हर कर्म अपना करेंगे ऐ सनम तेरे लिए, दिल दिया है और जान भी ले लेंगे ऐ सनम तेरे लिए। कुछ ऐसी स्थिति इन लोगों की है कि आपस में गलबैयां भी करेंगे लेकिन गला दबा करके करेंगे। कुछ नहीं, इनको तो डर है ना कि 24 के बाद पार्टियां बचेंगी भी कि नहीं गौरव जी। दिक्कत यह है कि इनको अपनी पार्टी अस्तित्व का डर सता रहा है, खतरा कि 24 के बाद बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इतने वो तो जनता तय करेगी, जनता जनार्दन तय, लेकिन जो इनके कृत्य है उसकी वजह से इनकी दशा वही होनी है। कहां केजरीवाल जी टेंशन में है, केजरीवाल जी टेंशन में है, ममता दीदी टेंशन में है। वहां आप सुनने में आया कि 7वां नोटिस गया, बोलिए कि इस बार झारखंड के मुख्यमंत्री पेश नहीं हुए तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। सभी तो टेंशन में है। अस्तित्व तो यही खतरा यही है ना, अस्तित्व बचा लो पहले। बोया बबूल है तो कहां से आम मिलेगा तिलक जी? जो किए हैं वही सामने आ रहा है और भी आगे आप देखिएगा तीसरे टर्म में और बुरे हालात होने वाले हैं। लोग की कोई चीज जो संख्या दिख रही है वो भी संख्या बहुत हाशिए पे चली जाएगी, गिनना मुश्किल हो जाएगा। गौरव जी, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, अटल जी के वक्त से लेकर अब तक एनडीए की एक खासियत है, आप जब चाहते हैं एनडीए को जिंदा कर देते हैं, आप जब चाहते हैं एनडीए को मार देते हैं, है कि नहीं? ये अभी तक ये तय ही नहीं कर पा रहे और आपने जो है एक बार फिर से एनडीए को जिंदा कर दिया। जो 5 साल से गायब था एनडीए फिर से आ गया कि नहीं? देखिए तिलक जी, एनडीए स्वार्थ पर आधारित नहीं है, एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म करने के पर आधारित नहीं है, एक दूसरे का हिस्सा चुराने पर आधारित नहीं है, फेयर शेयर के आधार पर आधारित है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास। अच्छा गौरव जी, मैंने हवा में तीर मारा या वाकई में कुछ ऐसा हो सकता है? गौरव जी, आज तो हम चर्चा कर रहे हैं, आंकड़ों के हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा था, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है या मैं सिर्फ हवा में तीर छोड़ रहा हूं कि आप लोगों की जो सरप्राइज देने की आदत है, जो पीएम मोदी की खास तौर पर, वक्त से पहले चुनाव करवा लो, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना होगा बांस ना बांसुरी। ये चुनाव आयोग तय करेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता तिलक जी, नहीं लगता बिल्कुल समय पर ही चुनाव होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन जो आप किन सूत्रों के हवाले से कह रहे हैं, कहां से आपके पास ये सूचना है वो आप नहीं सूत्र नहीं, मैंने कहा जो सरप्राइज देने की आप लोगों की आदत है, देश के प्रधानमंत्री की जो आदत है सरप्राइज देने की, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। नहीं, इससे कोई, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बात से पूर्णतः आश्वस्त है कि चुनाव पहले हो चाहे अपने नियत समय पर हो, जनता का जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो मोदी जी के गारंटी पर है। और जनता मोदी जी के गारंटी पर ही जाएगी। अच्छा गौरव जी, लाइव में कमेंट आया है, ये पूछ रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं कि गौरव जी से पूछ लीजिए कि ये विपक्ष की खिचड़ी पक पाएगी या नहीं पक पाएगी, क्या लगता है आपको? वो पकती रहेगी, चुनाव के बाद भी पकती रहेगी। आप देखिए, जब जब चुनाव आएंगे तभी पकेगी, उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चली जाएगी।
2019 में भी पकी थी, 2023 में भी पक रही है, 2029 में भी पकेगी। आप देखते रहिएगा तिलक जी, ऐसे ही हालात रहेंगे इन लोगों के। अच्छा, मतलब बीरबल की खिचड़ी है सुधा जी, ये कह रहे हैं? कह रहे हैं पक्की नहीं पाएगी। आ रहा हूं फिर परमवीर जी आपके पास। फेल्यूर की तरफ विपक्ष है, मल्टीपल आर्गन फेल्यूर की तरफ विपक्ष जा रहा है। वही हालात 2019 में भी थे। आप देखिए केजरीवाल जी सीधे तौर पर लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ पंजाब में, एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं 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 नहीं, 2019 वाले हालात नहीं है। सॉरी 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 190 सीटों पर आपकी डायरेक्ट फाइट है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। भले ही आप ये कहें कि ये 545 पर उलझे हुए हैं, नहीं, 190 सीटों पर आपकी डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की। गलत तो नहीं हो गौरव जी? बिल्कुल, हम तो मानते हैं ये है ना सर? तो ये मत बोलिए कि पूरी की पूरी कहानी उलझी हुई है। 40 पर ये फाइट देना क्या फर्क पड़ता है? ओके सुधा जी, जल्दी से, फिर उसके बाद परमवीर जी आपके पास आ रहा हूं। गौरव भाई, एक्चुअली दिक्कत क्या है ना तिलक जी, किसी भी डिबेट में बैठ जाइए, आपको पहले से पता होता है कि भाजपा के प्रवक्ता भाई लोग क्या बोलने वाले हैं। हमें कुछ नया मिलता ही नहीं है, वही सुबह की लाइन शाम तक चलती रहती है, वही एक नाम के वादे, एक नाम की बातों को ये लगातार रखते रहते हैं और कई सालों से चल रहा है। आप नहीं लेते एक का नाम? नहीं, मैं आ रही हूँ। नहीं, आपने इतनी देर में कितनी बार सुना हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के जो स्तंभ, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो अपने वचन नहीं देते हम लोगों को। वो कहते हैं आपका नेता कौन है? मैं आ रही हूँ। बहुत लोग हैं, किसका नाम सुनना है बताइए? नहीं, अध्यक्ष का नाम सुनना है? नेता एक ही होता है। ना 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 ना, नेता एक ही होता है। नहीं, नेता एक ही होता है मैडम। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ पार्टी के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। अब आपने सही बोला, आपने बोला ना राहुल गांधी जी के साथ, यही मैं सुनना चाह रहा था। नेता वही है, अध्यक्ष तो सैकड़ों बन जाते हैं, लेकिन नेता एक ही होता है। अपनी बात पूरी करिए। मैं तिलक जी आ रही हूँ। गौरव भाई जी, जब भी ये लोग कुछ बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि बस रटी रटाई बातें, क्योंकि करनी और कथनी की तुलना करने बैठेंगे तो उसमें अपने आप दिखने लगेगा आपको। सारे प्रश्न इनसे नहीं होते हैं, इनको प्रश्न कांग्रेस से और कांग्रेस के किए गए कामों पे होता है। मैं हर बार पूछती हूँ, हम सरकार में नहीं है, उत्तर देने का दायित्व तो हमारा बनता ही नहीं है। हम कैसे अपने आप को पुनः सरकार में लाएंगे, दायित्व तो हमारा इसका बनता है। हम प्रश्न खड़ा कर पाए सदन में, चाहे विधानसभा की। उनके पास तो मोदी की गारंटी है। गारंटी किस बात की? वही तो पूछ रही हूँ, कौन सी गारंटी पूरी हुई? अगर गौरव भैया बता दे कि कौन सी गारंटी पिछले 10 वर्षों की पूरी की गई है, बता दीजिए गौरव जी, फिर मैं परमवीर जी पूरा वक्त आपको। एक गारंटी जो पूरी हुई हो, कार्यक्रम करिएगा तिलक जी, बस एक गारंटी का नाम बताइए। देखिए, नहीं बता पाएंगे आप नहीं बता पाएंगे। देखिए, अगर मुझसे पूछेंगे कि इस देश में कौन कौन सी गारंटियां पूरी हुई हैं, तो मैं हजारों के नाम बता दूंगी। यही अंतर है, कांटों को निकालना और बताना है आपको, काटना और फिर एक नई इमारत खड़ा करना। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तथ्यात्मक बातें करेंगे, 14वें नंबर की इकोनॉमी से मोदी जी की गारंटियों की बात बताइए। अर्थव्यवस्था हो गई पूरे दुनिया में, क्या इन्हें दिखाई नहीं देता? इन्हें कौन सी गारंटी चाहिए? क्या करके गए थे ये? पूरे देश को बांट करके गए थे, पूरा देश हुआ है, आगे बढ़ रहा है, विकास की गति आप देख सकते हैं। आपसे गारंटी हो, एक गारंटी का नाम प्लीज। जितनी रेल लाइन नहीं बनी, 9 वर्षों में बन गई, दुगना बन गई। एक गारंटी का नाम बताइए केवल। का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगी, नहीं दिखाई देता। आज प्रधानमंत्री जी ने 10 करोड़ में एक गारंटी का नाम बताइए भाई, बाकी हम सुन लेंगे। सिलेंडर दिया, उनके घर गए, ये इनको नहीं दिखाई देता है। हो गया आपका? एक गारंटी का नाम बताइए जो पूरा हुआ है। कितनी लंबी फेरिस्त है? अरे एक गारंटी का नाम बताइए। 4 करोड़ लोगों को आवास मिला, ये नहीं दिखाई देता। 14.5 करोड़ में क्या नाम? आवास 4 करोड़ नहीं मिला है, आपने तक दिए हैं कुछ लाखों का है। ना रुकिए, अभी फिर से बोलिए, दर्शकों को मैं कहूंगी चेक करिए। जिस 4 करोड़ के आवास की बात हो रही है, जो आपने लिखित रूप में दिया है साक्ष्य, वो कितने लाख का है बताइए, जल्दी बताइए इस बात को। वो आप जाइए, कहा था ना, कथनी और करनी का अंतर बताइएगा, जुमलेबाजी की नहीं। एक मिनट, दर्शक समझ लेंगे, सुधा जी टीचर है, उसी अंदाज में कह रही हैं, तुरंत बताइए, ये मेरा प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। हाँ, बिल्कुल टीचर वाले स्टाइल। अच्छा, आपको एक मिनट, आज विषय मोदी की गारंटी का नहीं है। 1 मिनट, घरों की जो 4 करोड़ घरों की बात हुई है, इनसे संख्या जो दी गई है पूछ लीजिए, बस इतना ही जानना है, दर्शक जान जाएंगे वो संख्या क्या है। गौरव जी, मैडम देखिए, मैडम है ना, सवाल का जवाब लेकर ही मानेंगी। अब मैडम जी को बता दीजिए, मोदी जी ने 3 गारंटी कौन सी पूरी की, बात ही खत्म कर दीजिए। आ रहा हूं फिर परमवीर जी, 3 गारंटी बता दीजिए इनको जो पूरी की। गारंटी ये खत्म की कि सारे भ्रष्टाचारी जो है इनके पार्टी के, वो
न्यायालय के जज में आ गए, जमानत से छूटे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में छूटे हुए हैं, कब जेल चले जाए कोई भरोसा नहीं है। आपकी पार्टी में सबसे पहली बात। दूसरी गारंटी लेकिन वो भ्रष्टाचारी तो कई जिन पे आरोप लगाए वो तो आपकी पार्टी में आ गए। प्रधानमंत्री जी ने लगभग उस आधार पर आकर के अगली गारंटी एक हो गया, वो जितने देखेंगे। भ्रष्टाचारी थे आपकी पार्टी में आ गए। दूसरी बात पूरी करिए। तीसरी गारंटी, 3 राज्यों से जो प्रमुख राज्य है वहाँ से सुपड़ा साफ हो गया दूसरी इसका, बताइए। ये गारंटी है। नॉर्थ ईस्ट से सुपड़ा साफ हो एक गया, गारंटी ये गारंटी भ्रष्टाचारी है। आपकी दूसरी पार्टी में गारंटी सारे चाहिए। आ गए। दूसरी गारंटी कौन सी है, पूरी करिए, बताइए। आपने बताए दोनों की बात तो नॉर्थ ईस्ट से सुपड़ा साफ हो गया आपका, वो अरे गारंटी किसका? है। ना, मध्य भारत से सुपड़ा गारंटी साफ की हो गया, वो काम गारंटी है। की बात कितनी करिए गारंटी भाई, चाहिए काम आपको? की बात करिए ना। अभी नहीं अभी चलेगा, भारत नहीं जोड़ो चलेगा। यात्रा, आज भारत को बिल्कुल नहीं तोड़ने वालों चलेगा, के साथ आज नहीं। चलने से आप एक अब भारत गारंटी न्याय यात्रा भ्रष्टाचारी भारत के आपकी साथ पार्टी में आ अन्याय गए। करने वालों दूसरी के साथ गारंटी करेंगे का आप। नाम ये दूसरी गारंटी गारंटी का है नाम कि पूछिए इनसे। और गारंटी क्या बताएं? नहीं भाई, रोड के ऊपर मैं बलून और पहन के प्रवक्ताओं घूमने की लगे तरह आपके नहीं नेता। हूँ कि डर यही जाऊंगी, गारंटी चिल्लाने है लगूंगी, मोदी ऊल जी जुलूल बोलूंगी। हिजाब मैं तो बदल अपनी रही बात है, पे सोच रहूंगी। बदल रही है, 3 गारंटी, मजबूर हो गए आप लोग, पहली घुटनों गारंटी पर आ गए आप भ्रष्टाचारी लोग। आपके पास आ गए। मंदिर दूसरी दौड़ने लगे, जिन मंदिर में दूसरी लड़कियों को छेड़ने लोग जाया करते हैं, दूसरी ऐसा बयान देने वाले दूसरी मंदिर के चौखट अब पर भाई जाकर सर पटकते दर्शक हैं। समझ जाएंगे आप गौरव भाई, बताइए, गलत कितनी बात है। गारंटी दूसरी चाहिए? गारंटी पे आइए ना। चाल चरित्र चेहरा एक जैसा होना चाहिए। दूसरी गारंटी की बताइए बात। सुधा जी गारंटी वाला मसला जो है यहीं पर रोक देते हैं। 370 के साथ, सीए के साथ, है ना, एनआरसी के साथ, तिलक जी, 3 तलाक के साथ। तिलक जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। तिलक जी, एक चीज और चाहूंगी आपसे, आप बहुत अच्छे हैं, भविष्य बना रहे हैं आप, इसीलिए जवाबदेही और जिम्मेदारी आपकी ज्यादा होती है, क्योंकि ये लोग तो कुछ करेंगे नहीं। एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप मुझे अधिकार दें तो। जी जल्दी से प्लीज, परमवीर जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को, इस देश के 140 करोड़ में से जितने देख रहे हों, उन सबसे बस इतना कहना चाहूंगी, जब भी आप इस तरह के डिबेट देखिए, तथ्यात्मक रूप से सारे न्यूज आपके पास होने चाहिए, सारी गारंटियों के नाम लिखे होने चाहिए थे, कितना कहा गया, कितना दिया गया। आप प्रश्न पूछ पाएंगे और आपके प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाएंगे। बस इतना। चलिए, आप चुनावी रैलियों में करेंगे ना सुधा जी, में यही खासियत है। ये काबिल प्रवक्ताओं के साथ यही दिक्कत होती है, डिबेट को जहां चाहे वहां मोड़ देते हैं। खैर परमवीर जी, विषय तो यही था ना कि भाई अब नया साल आ गया, 24 आ गया, सोचिए। और पिछली बार जो है, अगर मैं सही हूं तो अधिसूचना जो है वो 11 मार्च के आसपास जारी हुई थी और तय हो गया था कि भैया यहां यहां इतनी इतनी तारीख को इतने चरणों में चुनाव होगा। सर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी तक तय नहीं है कुछ इंडिया गठबंधन में। लेकिन सुधा जी कह रही नहीं, सब कुछ 44 वेल है। तिलक जी देखिए, प्रवक्ता किसी भी पार्टी का हो, उसकी पहली जिम्मेदारी होती है अपनी पार्टी को डिफेंड करना और सही मायने में डिफेंड करना, कि सब कुछ अच्छा दिखाई देना ऊपर से, वो वैसा काम है तो वो करेंगे, वो उनका दायित्व है ऐसा करना। लेकिन देखिए, बेमेल जो गठबंधन होते हैं वो कामयाब नहीं होते। बेमेल गठबंधन मतलब जैसे भाजपा और पीडीपी ने किया था, हाँ। भाजपा और पीडीपी का गठबंधन कश्मीर में हुआ तो वो चल नहीं पाया था। अच्छा। तो ऐसा बेमेल गठबंधन कभी भी कुछ होगा, गठबंधन इस नाते से नहीं हो सकता कि हमें फला पार्टी को हरा देना है। ये कहां बेमेल गठबंधन दिखाई दे रहा है आपको इंडिया का? तिलक जी देखिए, सारा बेमेल गठबंधन ही है। अभी आप एक बात देखिए, हम चलते हैं बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जी, आप इनका बैकग्राउंड उठाएं या जहाँ से इनकी शुरुआत हुई पॉलिटिकली, सोशल लाइफ में कैसे आती है, कांग्रेस की लीडर वर्कर थी, लीडर बनी, आगे आई, अपनी पार्टी खड़ी करी। आप महाराष्ट्र आइए, एनसीपी की यही कहानी है। आप आम आदमी पार्टी के पास आइए, और यहाँ पर मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा कि वोटर जो आइडियोलॉजी के पीछे वोट डालता है, वो वोटर कौन है? भाजपा का वोटर जो है अभी तक उसे कोई तोड़ नहीं पाया। शिवसेना के पास वही वो आइडियोलॉजिकल वोटर होता था जो भाजपा का होता था। ठीक। बाकी जितनी पार्टियां हैं उसके पास वही वोटर है जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी, और मैं साफ साफ शब्दों कहूंगा, यानी आप ये कह रहे हैं कांग्रेस के जितने भी विरोधी थे वो सब एक साथ आ गए? ऐसा लग रहा है तिलक जी, कोशिश की जा रही है, लेकिन आ नहीं पाएंगे, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। आ इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जैसे हम यूपी की बात करें, हमारे यूपी की बात करें, तो कांग्रेस दिखाई भी नहीं देती है। साहब देखिए, जिलों की कमेटियां भी दिखाई नहीं देती हैं। समाजवादी पार्टी छोटे से छोटे कोने में दिखाई देगी। तो ये वहां पर ऐसा बोला जाए कि आप समाजवादी पार्टी का शेयर खाकर आप कांग्रेस खड़ा होना चाहे, ऐसा नहीं करेंगे। और ये सुसाइड भी होता है क्षेत्रीय पार्टी के लिए। सुसाइड मतलब पॉलिटिकल सुसाइड, कि वो अपनी जमीन किसी और के लिए क्यों छोड़े। आम आदमी पार्टी ने अपनी जमीन जो छीनी है, पंजाब में बनाई, आप उन्होंने गुजरात में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वो क्यों छोड़ेगा अपनी जमीन कोई भी? ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि भाई ये तो बिल्कुल लकीर तय है कि उत्तर प्रदेश में उदाहरण के तौर पर अखिलेश यादव के पास अपनी बस है,
ड्राइविंग सीट पर वो खुद बैठे हैं, स्टेयरिंग उन्होंने हाथ में ले रखा है, कंडक्टर उनका, बस भी उनकी। अब वही तय करेंगे कि कांग्रेस को बिठाना नहीं बिठाना। आप यही कह रहे हो ना? डेफिनेटली तिलक जी 101% कहूंगा। और आप समाजवादी पार्टी का इतिहास उठा के देखिए, हाँ। मुलायम सिंह यादव जी के समय से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ही ये सत्ता छीनी थी, किसी और से नहीं ली थी। तो कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज होता था, तो उसको बाहर करने वाले वो लोग थे। आज तक उनका इसका बैकग्राउंड रहा है और उसको बिल्कुल नहीं बिठाएंगे, ये तय है। ना ही बंगाल में बिठाया जाएगा इस तरीके से कांग्रेस की पार्टी के लिए। नहीं, शिल्पी जी तो कह रही है ना 2 सीटें देंगे हम, जो पहले देते हुए हैं। कांग्रेस को 2 सीटें अगर अपनी उनको लगता हो कि उनकी 2 सीटों के लिए करना चाहे, और बाकी देखा जाए तो अमेठी और राय जो सीटें होती थी 2 सीटें, वहां पर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट भी नहीं खड़ा करती थी, तभी कांग्रेस जीतती भी थी वहां पर। इसमें कोई दो राय नहीं है इस चीज में। तो समाजवादी पार्टी के सहारे ही कांग्रेस खड़ी हो सकती है, अदरवाइज यूपी के अंदर नामुमकिन ही कहा जाएगा उनके लिए। ठीक, शिल्पी जी ये बात तो परमवीर जी सही कह रहे हैं ना, इसमें कोई गलत तो नहीं कहा उन्होंने कि भाई आप ही की बदौलत कांग्रेस का अस्तित्व है उत्तर प्रदेश में, वरना फिर नहीं तो अभी तो यहां मामला डामाडोल है और उत्तर प्रदेश के रास्ते ही गुजरेगा दिल्ली का रास्ता, ये तय है। देखिए परमवीर जी ने तथ्यात्मक और जमीनी हकीकत कही है। हाँ। हर एक मुद्दे पे बेमेल गठजोड़ से लेकर हमारी पार्टी क्यों अस्तित्व में आई और उसने किसे हटाया या जो कुछ भी किया आगे, उसमें कहीं भी दो राय नहीं है। मैं उनकी बात नहीं काट सकती क्योंकि सारी बातें सच हैं। नहीं, यूपी के लड़के ये भी तो सच बताया उन्होंने। वहां पे क्या हुआ के लड़के जब वो अलायंस हुआ था, मैं आपको बता रही हूँ, उस समय भी देखिए हमारे नेता एक नई जनरेशन के नेता हैं और उन्होंने हमेशा स्वागत किया, उन्होंने जनहित के लिए गठबंधन किए। जबकि तब जब ये यूपी के 2 लड़के साथ आए थे, उस समय भी जो कैडर और जो मूल समाजवादी वोटर था वो बिल्कुल विरोध में था कि 100 सीटें किसी भी तौर पर कांग्रेस को दी जाएं। नहीं तो वही परमवीर जी कह रहे हैं ना, इस बार आप एहसान करने के मूड में है नहीं। सच नहीं, एहसान क्यों? देखिए पॉलिटिकल सुसाइड हम क्यों करेंगे और कितनी बार करेंगे? अरे हमने अलायंस किया और बसपा ने अपने सांसद खड़े कर लिए और उसके बाद बुआ जी निकल ली गठबंधन तोड़ करके, और बाद में हमारे ऊपर ठप्पा लगा कि अरे भाई आपके साथ तो ना कांग्रेस रुक पाती है ना बसपा रुक पाती है। तो हम पॉलिटिकल सुसाइड करने के मूड में अब नहीं हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। सुधा जी समझ में आ गया आपको? सुधा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, आपको आई आवाज शिल्पी जी की? हाँ बिल्कुल, पूरी मैंने बात सुनी। हाँ, वो कह रहे पॉलिटिकल सुसाइड इस बार नहीं करेंगे हम। नहीं, मैंने पूरी बात स्टार्टिंग में ही कही थी कि हर राज्य में सबकी स्थिति अलग अलग है। मैंने शुरुआत में कहा था, मैं हर बार हर पार्टी का जो रिस्पेक्ट है मैं सम्मान के साथ कहती हूँ कि भाई सपा का जो क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश में स्थिति है, वो बिल्कुल हमारी उतनी स्थिति नहीं है, हम हर बार कहते हैं। तो यानी 2 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है? नहीं, देखिए मैं जब बातें स्टार्ट हुई, कुछ चीजें बीच में ऐसी आई जिनकी वजह से गठबंधन में लोगों ने कहना शुरू किया कि हम मध्य प्रदेश हो या कुछ भी हो, चीजें ऐसी हुई, उत्तराखंड के उपचुनाव में हुई। लेकिन मेरा ये हर बार मानना है कि हम चीजों को बेहतर करने के लिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में बहुत फर्क होता है, और क्योंकि हमारा उद्देश्य बड़ा है, तो हम उस स्थिति में आके किसी एमपी में नहीं समझ में आया था आपको? नहीं, बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना, दो चीजें हुई, उसी की वजह से सबको समझ में आया कि हमारा एक में रहना जरूरी है, एक साथ रहना, ये सबको पता है। और उस एक में नहीं, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है 2 सीटों में संतुष्ट हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके लिए संगठन के लोग बात करेंगे। आपका तो संगठन ही नहीं है, शिल्पी जी यही कह रही है, परमवीर जी भी यही कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में संगठन है का आपका? अब ये कह रहे हैं और हम उस संगठन का पार्ट हैं, हम हैं, तो हम क्यों कहना कहेंगे नहीं है? संगठन है इनका? संगठन बिल्कुल है। एक मिनट, मैं कंट्राडिक्ट नहीं करूंगी। आप ही की डिबेट में मैंने इनके कौन भूदेव शर्मा जी, मैंने उनसे कहा था कि कृपया करके अपनी पार्टी के प्रकोष्ठों की संख्या बता दीजिए। आप स्थिति देखिए कि उसके बाद वो आपे से बाहर होके मुझे न जाने क्या क्या कह गए। आज टीचर जी को भी प्रिंसिपल मिल गए, टीचर जी को। हाँ बताइए अब मैडम, प्रकोष्ठों के नाम ही बता दीजिए। मेरा सुधा जी लेट मी कंप्लीट। मेरा सुधा जी से कांग्रेस से कोई विरोध नहीं है, लेकिन आत्म अवलोकन करना बहुत जरूरी है। अगर हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी बात कही आपने, बता दीजिए। वो कह रहे हैं प्रकोष्ठों के नाम ही बता दीजिए हमें। नहीं, प्रकोष्ठों के नाम बता दीजिए, आप सिर्फ संख्या बता दीजिए। नहीं, देखिए सुनिए, शिल्पी जी को और मुझे, हम दोनों को पता है कि जो हमारी लड़ाई है
वो लड़ाई ये गठबंधन के सीटों और प्रकोष्ठों की नहीं है। हमने कहा था जो हम जिस तरह से हम नहीं लोग नहीं नहीं नहीं, वो आपको ये एहसास करवा रहे थे आपका जी, संगठन की हैसियत क्या है उत्तर प्रदेश में। जब जानते हैं प्रकोष्ठ और संगठन ही चुनाव लड़वाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास उनका जो कार्यकर्ता और उनका संगठन, उनके अनुशांसिक जो क्या शब्द है भगवान, पन्ना प्रमुख, उनके इतने हैं नहीं, पन्ना प्रमुख तो उनका बहुत छोटा होता है। अनुशांसिक संगठनों की जो उनकी संख्या है और जो उनकी फौज है, ये उसके आधार पर चुनाव जीतते हैं। अगर हमें इनसे लड़ाई लड़नी है तो हमको ये तय करना होगा कि हमारी उतनी तैयारी है। अरे कम से कम उसकी 25% 50% तो हो। शिल्पा जी, मैं उत्तर दे दूं। मैं बिल्कुल कहती हूँ, मैं इस बात की हमेशा तारीफ करती हूँ कि संगठन के स्तर पे भाजपा के लोगों ने हर जगह अपनी पकड़ बना के रखी है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो सीखने वाली चीजें वो सीखनी चाहिए, चाहे वो किसी से सीखनी पड़े। और हम जिस देश में रहते हैं ना, वहां पे शत्रु मित्र के जो भाव होते थे वो सीखने के स्तर पे कहीं ऐसे नहीं आते थे। और मैं हमेशा इस बात के लिए अप्रिशिएट करती हूँ कि भाजपा के संगठन में तो शिल्पी जी ने गलत क्या कहा? 2 सीटें लीजिए, बात खत्म करिए। नहीं सुनिए, तो मैं आ रही हूँ उसी बात पे ना कि अरे सीटों के बंटवारे को लेकर हम ही आपको जिताएंगे, ये भी तय बात है। नहीं उन 2 सीटों पे भी हम ही आपको जितवाएंगे। नहीं बिल्कुल शिल्पी जी, और इस सीट के बंटवारे पे शिल्पी जी और मुझे नहीं करना है, ये लोग मिलके जो उस गठबंधन में है वो करेंगे। नहीं वो आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ डिबेट में बैठ के नहीं होगा, लेकिन शिल्पी जी आपको बता रही हैं कि वो ही अमेठी और रायबरेली भी जीतना है, तो कह रहे हैं कि हम ही जितवाएंगे। तिलक जी, बहुत अच्छा है, हमें जीतना ही तो है, लक्ष्य जीतना है और साथ जीतना है, यही तो बात है, यही तो मूल मुद्दा है। और खामियां दूर करने का उपाय अगर तो खामियां ही बता रही थी आपको। परमवीर जी जल्दी से, फिर मैं गौरव जी को पूरा वक्त दूंगा। परमवीर जी, ये पहली इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाली कि नहीं? जीत लगी। यहां तमाम राज्यों में सीटों पर पेच है और जहां नहीं है वो भी हम दिखा रहे हैं। जी तिलक जी देखिए, पेज सिर्फ सीट बंटवारे के ऊपर नहीं होगा। अगर आप इसका बात देखिए, आप चुनाव किस मुद्दे पर लड़ने वाले हैं, जाकर आप क्या कहने वाले हैं, क्योंकि वही अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, अभी कुछ दिन पहले आप ही की डिबेट में देखा था कि वो राजस्थान में कहते थे गहलोत सरकार चोर है, वो छत्तीसगढ़ में कुछ कहते थे। अब फिर वो दोनों अब एक ही कैटेगरी में आके भानुमति का कुनबा कैसे जुड़ जाएगा? और जनता क्यों विश्वास करेगी उस चीज के ऊपर? क्यों विश्वास करेगी अगर वैसे सोशल मीडिया की लाइफ पे सच्चाई नहीं दिखा? जैसे अखिलेश जी कहते हैं कांग्रेस चालू पार्टी है। देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी अखिलेश जी के ऊपर डायरेक्ट हमले करे, अखिलेश जी ने भी वापस जवाब दिया है उस चीज का। तो वो तूतू में जो होती है वो बहुत दिन तक सोशल मीडिया के पे घूमती रहती है, जनता देखती है, हंसी ठहाटे लगाती है, और होता कुछ अंत में क्या होता है, क्रेडिबिलिटी एक शब्द है, क्रेडिबिलिटी कम होती है पार्टी की कि भाई अब किस नाते से आप लोग इकट्ठे आ गए। अगर मैं कहता हूँ इनका गठबंधन हो भी जाता है तो जनता के बीच में क्या संदेश लेकर जाएंगे ये, कि वही पुराना वो तू मैं पूछ लेता हूँ। शिल्पी जी, वो कह रहे हैं कल तक जिनको कहते थे ये चालू पार्टी है, फिर वो आप जनता को कैसे बताओगे ये चालू नहीं है? देखिए, परमजीत जी ने कहा कि जो हमले हुए उनका प्रत्युत्तर हमारे नेता ने दिया, तो हमारा आत्मसम्मान, हमारा स्वाभिमान जब ठेस पाएगा हम जवाब देंगे। और इनकी कमी नहीं है, इनके यहाँ जो एक व्यक्ति गलत जुड़ा है, जिसने ये सारी बयानबाजी की शुरुआत करी, जिसने अपनी पद की गरिमा नहीं रखी, अजय राय, उससे ये सारा विवाद शुरू हुआ। और आज तक कांग्रेस पार्टी ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो अगर ये चुनावी समर शुरू होने पर उन्होंने फिर अपना मुंह खोला और इसी तरीके की गलत बयानबाजी करी, तो बहुत मुश्किल आएगी। और उनका बैकग्राउंड किसी से छुपा नहीं है। क्या मतलब? का प्रोडक्शन है, आरएसएस का प्रोडक्ट है। मतलब गौरव जी ने भेजा वहां? गौरव जी क्या भेजेंगे? नहीं, मेरा कहने में बीजेपी ने भेजा है वहां, आप ये कह रही है? बिल्कुल भेजा होगा। अच्छा, बिल्कुल भेजा होगा। ठीक, वो अब इनके घर का मसला है ना मैडम, अब कोई बात नहीं, आप लोग बंद कमरे में। तो ये हमारा घर है, देखिए तिलक जी, अब ये हमारा घर है, हमें इस घर को देखना है। अब हमें साथ आकर ये बात करनी है, तो ये सिर्फ इनका घर नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष एक बात बताइए, 4 राज्य खासतौर पर जिसका मैं जिक्र करूं, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश को अभी थोड़ा साइड करते हैं, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और कर्नाटक, कुल मिलाकर 158 सीटों के आसपास बैठता है मामला। जहां खबर यह आ रही है कि कांग्रेस का फोकस सबसे ज्यादा पहले महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और कर्नाटक की पहली को सुलझाने का है।
गठबंधन के लिहाज से। बाकी तो कई ऐसे राज्य हैं जैसे हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये तमाम ऐसे राज्य जहां पर उसको मालूम है कि छत्तीसगढ़ जहां पर डायरेक्ट फाइट है, लेकिन ये 158 सीटें पर फोकस है कांग्रेस का। आपको क्या लगता है कि क्या प्लान बन रहा है जो दिख नहीं रहा, प्लान है जिस पर तैयारी हो चुकी है? तिलक जी, मेरा मानना है कांग्रेस के पास एक मास्टर प्लान है और हाँ। इसके अंदर कोई जैसे एक होती ना एजेंसीज होती हैं, पेयर एजेंसीज, वो मदद करती हैं। वो चाहे मैं छोटी सी बात बैकग्राउंड में दिखाऊंगा, कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने ट्रक से सफर करा, उन्होंने मोटरसाइकिल के टायर पंचर भी लगाए। और दूसरी बात, ये तो चलिए उनकी एक इमेज बिल्डिंग की बात हुई, वो कभी भी बात नहीं करेंगे कि कर्नाटक में कितनी सीट शेयर करेंगे। वो ममता बनर्जी जी से सीट वहां से ही हक मांग रहे हैं अपना, वो यहाँ पर यूपी में आके हक मांगते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में देखा समाजवादी पार्टी ने क्या मांगा था, वह 4-5 सीटें मांगी थी, वो भी नहीं दी गई थी वहां पर। तो जहां पर भी कांग्रेस स्ट्रांग है वो वहां पर तो नेगोशिएट कर ही नहीं रही है, वो तो हिस्सा अपना वहां मांग रही है जहां पर उनकी पार्टी कमजोर है। वो कर्नाटक की कभी बात ही नहीं आती, कोई कर्नाटक में क्या शेयर किया जाएगा। जब राजस्थान में चुनाव हुए तो आपने यहाँ से उन लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल हमारे यूपी के, वहां पर राष्ट्रीय लोकदल को तो सीटें दी उन्होंने, लेकिन समाजवादी पार्टी को नहीं दी राजस्थान में। नहीं, तो अभी तो बहन जी की भी पहली बनी हुई है ना। नहीं, बहन जी तो अपने कार्ड खोल ही नहीं रही है। देखिए अभी वो तो शायद एकला चलो की राह पर है या जो भी है उस पर नहीं है, लेकिन जो ये गेम हो रहा है इंडिया ब्लॉक जिसको बोला जा रहा है ना, हाँ। उसके अंदर बात क्या है। देखिए आम जनता के एक लेमैन जो बात को समझेगा, जब क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस को अपना नेता मानना पड़ेगा कि केंद्र की प्रधानमंत्री का जो चेहरा होगा वो कांग्रेस पार्टी से होगा। लेकिन क्षेत्रीय दल मांगते हैं कि हमारे राज्य में तो हमारी सीटें ना घट जाए, लेकिन कांग्रेस वहां पर भी उनकी सीटें लेना चाहती है। ठीक। गौरव जी, चलिए ये तो गठबंधन का मसला है, ये लोग आपस में सुलझाएंगे, कैसे सुलझाएंगे, सुलझा भी पाएंगे नहीं सुलझा पाएंगे, वो उनके घर का मसला है। ठीक, लेकिन एक दिलचस्प खबर और आई। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, राजस्थान में भी आप लोगों ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। जी, मुबारक सर दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गौरव जी, एक हैरान करने वाली खबर आई है। मालूम नहीं, पता नहीं देश के इतिहास में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब हो गया। जानते हैं क्या सर? आपके बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र सिंह टीटी साहब। टीटी साहब अगर प्ले कर पाए, टीटी साहब, ये इनको जानते हैं सर? ये टीटी साहब है, सुरेंद्र सिंह टीटी साहब, ये भी मंत्री बने हैं। देश के इतिहास में जो नहीं हुआ वो लगता है इस बार हो गया। मालूम नहीं, क्या पता इससे पहले हुआ भी हो। गौरव जी प्लीज स्क्रीन पर। गौरव जी, ये आप ही के नेता हैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, विधायक के प्रत्याशी हैं। शनिवार को इन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। अभी प्रत्याशी हैं, विधायक नहीं बने हैं। प्रतिनिधि तो नहीं है। गौरव जी, आप भी हैरान हो गए लग रहे हैं। फ्रेम फ्रीज हो गया। इसके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप ये प्रश्न उठा रहे हैं तो उसका सीधा उत्तर ये है कि कई बार ऐसे लोगों को भी मंत्रि परिषद में स्थान मिलता है जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। हाँ। और बाद में विधान परिषद या राज्यसभा से उनको लिया जाता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। ना, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो नहीं होता कि सर कोई चुनाव में जा रहा है और चुनाव में विधायक पद का प्रत्याशी है और उसे ही आप मंत्री बना दें। अगर गौरव जी कहीं कोई उदाहरण हो तो आप मुझे याद दिलाइए, शायद मेरी क्योंकि याददाश्त कमजोर है। नहीं, देखिए इसमें कानूनी बाध्यता कहाँ है? हाँ? इसमें कहीं कोई संवैधानिक अगर बाध्यता हो, कोई रोड़ा हो इस प्रकार का, तो बताइए कोई भी प्रत्याशी को बनाया जा सकता है। अगर मुख्यमंत्री समझते हैं कि इन्हें मंत्रिमंडल में आना चाहिए तो वो ले सकते हैं। नहीं सर, एक मिनट गौरव जी, आप बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। सर, राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को चुनाव होने हैं, ठीक? और 5 जनवरी से पहले मंत्री पद की शपथ प्रत्याशी को दिलवाई गई है। मैं ये कह रहा हूं सर। ठीक है, उसका एक आकर्षण भी होगा, निश्चित आकर्षण सर, और उसका वो योग्य होंगे मंत्री के लिए योग्य। सर राजस्थान, सर जहां पर मतदान होने हैं उससे पहले आप बीजेपी के विधायक उम्मीदवार को मंत्री पद की शपथ दिला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल जो है आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए किया। नहीं, आकर्षण इस बात का कि वो योग्य होंगे।
वो योग्य होंगे और मुख्यमंत्री जी उनको समझते होंगे कि इन्हें मंत्रिपरिषद में आना चाहिए। सर, बहुत आचार संहिता लगी हुई है शुरू में। गौरव जी, आचार संहिता लगी हुई है, मुझे मतदान ये हुआ क्या नहीं, होता है? उम्मीदवार ये क्या विधायक होता है नहीं तिलक बना जी? और आपने तिलक जी, ये उसे क्या होता है? आपने उसे जो है मंत्री बना दिया सर। नहीं तिलक देखिए, जी। मैं तो आप ही के प्रश्न से उत्तर निकाल रहा हूँ। मुझे इस विषय की डेप्थ जानकारी नहीं है तिलक जी, बहुत साफ तिलक मैं आपको जी, बताऊं। लेकिन तिलक जो जी, आप बताइए कह आचार रहे संहिता हैं क्या होता उसके है? आधार पर यही एकमात्र उत्तर है कि मुख्यमंत्री किसी को भी बना सकते हैं, समझ उनका वो रहे हैं आप? विशेषाधिकार है। जैसे उदाहरण के तौर पर विशेषाधिकार उत्तर प्रदेश में दयाशंकर मिश्र और दयालु जी को मंत्रिपरिषद में अच्छा, तो वो चुनाव लड़ने से पहले बनाया गया सर, चुनाव मतलब प्रत्याशी के रूप में दिया गया। आप ये कह रहे हैं आजाद भारत में कोई है ऐसा जहां पर ऐसा हुआ हो कि प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हो उससे पहले उनको जो है विधायक बनने से पहले ही? तिलक जी, मुझे एक सेंटेंस कह लेने तिलक दीजिए। मुझे जी, एक अगर सेंटेंस कह लेने संवैधानिक दीजिए बाध्यता तिलक जी। कहीं हो तो निश्चित रूप में विपक्ष उसमें स्वतंत्र है, कानून में जाए, अदालत में जाए, उस पर ऑब्जेक्शन करे। ठीक है शिल्पी जी, कानून आप जा सकते हैं अदालत को, कह रहे जल्दी से नहीं कानून का उल्लंघन है तो देखिए, अभी इन्होंने कहा उनकी था वैधता को सुधा खत्म जी करने से की- कि कांग्रेस ने आज तक किया ही क्या है। ये कुछ ऐसे उदाहरण रख के जाना चाह रहे हैं कि इसके बाद लोग बताएं कि देखिए ये लोकतंत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा था, वो गिरवी पड़ा था इनके पास, वो संसद, वो आपके कैसे आप कौन लोगों ने सरकार में उपराष्ट्रपति जनता को गिरवी कर दिया मोदी था? जी को कह रहे थे नमस्कार। नहीं, गौरव जी का और फ्रेम मुझे सही करिए, कुछ प्लीज। भी कहिए, नहीं, ये- मुझे कुछ भी कहिए, मुझे गौरव जी का फर्क फ्रेम नहीं से। पड़ता। अरे आतंक का भारतीय राज जनता मचा पार्टी एक को मिनट काम ऐसे नहीं, बहस नहीं, तो शिल्पी जी, पता तथ्यों के चलेगा। आधार पे मैं बहस नहीं करूंगा, प्लीज। ये तथ्य नहीं है, वो लोग ये तंत्र तथ्य की नहीं पराकाष्ठा नहीं, का शिल्पी वो- जी, बहस नहीं। ये संभव नहीं बताइए है। ये कौन होती जनता है ने आचार जवाब दे दिया संहिता? आपको। भारतीय जनता पार्टी के आगे आपने आचार संहिता का तुष्टिकरण प्रचार पड़ गया गौरव है। जी एक मिनट, शिल्पी जी एक मिनट प्लीज, बहस नहीं। विषय इसलिए गंभीर था क्योंकि राजस्थान में 25 एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूं, सबका ऑडियो नीचे। विषय इसलिए गंभीर था क्योंकि राजस्थान में 25 मंत्रियों ने शपथ ली और टीम तैयार हुई, लेकिन शपथ में जो है वाकई में कुछ ऐसा हुआ जो अब विषय बन रहा है, सियासी पारा चढ़ रहा है उस पर। इसलिए मैंने गौरव जी से ये रिएक्शन लिया कि भाई विधानसभा सीट पर प्रत्याशी और उन्हें टीटी साहब को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई जहां पर चुनाव होना है। विषय बस इतना ही था। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग कोर्ट में जाइए। शिल्पी जी, गया हो बदतमीजी करने के आरोप लगा करके, जिस देश में संसद में प्रधानमंत्री यूं मिमिक्री करते हो, उस देश में गंभीरता और नैतिकता की बात आप कैसे कर रहे शिल्पी हैं? जी, आचार शिल्पी जी, संहिता की बात कैसे शिल्पी कर रहे जी, हैं? उन्हीं को ही देश का प्रधानमंत्री बनने का जिक्र सदन के भीतर आप ही के सबसे बड़े नेता और संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से ही उनको मौका मिला। मैं तो आज सुधा जी को भी ये कहूंगी कि सुधा जी, आपकी कांग्रेस पार्टी 2024 में जीते, ये तो राजनीतिक शिष्टाचार होता है। नहीं ठीक है, ये ठीक है मैडम, राजनीतिक शिष्टाचार होता ठीक है, ठीक है। यही आशीर्वाद आप कांग्रेस को दिलवा दी देते ना मुलायम सिंह यादव जी से। ये हाँ, मुझे मालूम है मैडम क्या शिष्टाचार होता है, पूरा देश जानता है, ठीक है ना। बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते हैं शिल्पी जी, आज नैतिकता के आधार पर 140 सांसदों शिल्पी जी, अब ये विषय नहीं है। मैं फाइनल कमेंट गौरव जी से लूंगा, लेकिन परमवीर जी, ये सियासत की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती हुई दिखाई दे रही है, और खास तौर पर उन क्षेत्रों में जहां पर क्षेत्रीय दल ये कह रहे हैं कांग्रेस को कि भैया हमारे इर्द गिर्द मत आना, बाकी सब ठीक है। कहानी चल रही है, आप यही कहानी चल रही है कि हाँ। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के जो छत्रप है वो अपना किला बचाए रखने के लिए हाथ सब कुछ करेंगे। देखिए सब कुछ करेंगे और राजनीति के अंदर उनको छूट भी है, वो करेंगे। हाँ। और कांग्रेस पार्टी के लिए अब ये देखिए चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा है। छत्रपों से वही तो कांग्रेस अपना खोया हुआ सत्ता ही तो वापस पाना चाह रही है। और अभी आप बात कर रहे थे, मैं खोज रहा था लेकिन मिल नहीं पाया। राजीव गांधी जी 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने थे 40 साल की उम्र में, तो उससे पहले मैं खोज रहा था कि वो एमपी थे कि नहीं थे। तो ऐसे किसे तो चलते रहे हैं, ये राजनीति है, बहुत कुछ दिखाएगी हम लोगों को। सर आप बात परमवीर जी घुमा गए। संहिता लगी हुई है, वो आचार देखिए, कानून की कैसी छूट बात होती है है? साहब। देखिए आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है राजनीतिक विश्लेषक सरकार- है, उस पर नहीं मर्यादा अच्छा, है। ये गौरव जी ऑडियो आ रहा है?
हाँ गौरव जी, मेरा ऑडियो आ रहा है सर आपको? जी अब आ रहा है। हाँ, आपका फ्रेम भी आ गया सर, फ्रेम फ्रीज था ये, क्योंकि लाइव में कमेंट आया, वक्त है भी नहीं। वो खबर एक मालूम चली सर, वो बजरंग पुनिया के बाद अब एक और देश की बेटी ने, विनेश फोगाट ने अपना मेडल लौटा दिया सर। जी जी, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड। वो देखी सर आपने खबर? देखिए कोई भी अवार्ड पूरे देश का होता है और उसको सिर्फ निजी स्वार्थों से या राजनीति से पीड़ित होकर के वापस करना उचित नहीं है। उनका मामला न्यायालय में है, न्यायालय तय करेगा क्या सही है क्या गलत है। मुझे लगता है इस तरह का विपक्ष ने एक हाथ साफ करने का प्रयास किया था और जाट प्राइड को खड़ा करने का हरियाणा में प्रयास किया था पहलवानों के माध्यम से। नहीं, मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा था, आप ये कह रहे हो राजनीति से प्रेरित हैं, ये कदम उठाने के लिए सर, क्योंकि पहलवानों ने कितनी मेहनत की होती है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्राइम है ना? ये क्राइम है। मेडल वापस करना, मेडल केवल एक व्यक्ति का नहीं होता है, जो जीतता है उसका नहीं होता है। अच्छा ये क्राइम है। अच्छा एक बात, एक मिनट सुधा जी प्लीज, मैं बहस नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये पहलवान एक के बाद एक अगर अवार्ड वापस कर रहे हैं तो ये कदम उठाने के लिए वो इतना मजबूर क्यों हुए, बस इतना बता दीजिए। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो अवार्ड वापसी की एक पूरी गैंग, एक फहरिस्त तैयार हो गई थी। अच्छा। कौन सा वज्रपात उनके ऊपर हुआ था? हाँ। क्या हुआ था? केवल एक विचारधारा की, एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनने के कारण उन्होंने पूरे दुनिया में भारत को कैसे बदनाम किया जाए, एक लंबी फहरिस्त हो गई थी। आपको अफसोस हुआ? नहीं, किसी का ऑडियो नहीं रहेगा, किसी का ऑडियो नहीं रहेगा प्लीज। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ सर, मिले थे उसे कोई वापस नहीं किया। सर एक बात बता दीजिए, वापस किया जा रहा है गौरव जी, प्रधानमंत्री के बंगले के बाहर। गौरव जी, तरीका फिर होता है। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, अब फोगाट, अफसोस हुआ आपको ये तस्वीरें देखकर कि नहीं? वो राजनीति के मोहरे हैं तिलक जी, मैं बहुत साफ और स्पष्ट कहता हूँ। केवल जो रेसलर्स हैं इस देश के, जो खिलाड़ी हैं, उनका प्रतिनिधित्व वो अकेले नहीं करते हैं, पूरे देश में कहीं इस तरह की बात नहीं है। बृजभूषण को आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? आप अपने माननीय सांसद को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? नहीं, हम कहाँ क्लीन चिट दे ले? न्यायालय, इसका मतलब तो यही हुआ, आपने कहा है राजनीति के मोहरे बन रहे हैं कि बिना FIR किए सड़कों पर बैठ करके किसी के सजा की मांग कैसे की जा सकती है? कि आप इन्हें फांसी पे चढ़ा दीजिए। यानी आपको कोई अफसोस नहीं है कि इन्होंने अपने मेडल वापस लौटा दिए? उस जांच कमेटी की प्रेसिडेंट गौरव जी, आपको अफसोस, आपको रत्ती भर भी अफसोस नहीं है कि ये मेडल वापस लौटा रहे हैं? नहीं, मुझे इस बात का अफसोस है कि मेडल का अपमान किया जा रहा है ऐसे मूर्धन्य खिलाड़ियों के द्वारा और ऐसे ख्यातिलब्ध खिलाड़ियों के द्वारा। गौरव जी, आप ही तो कह रहे थे कि बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, आप ही ने तो कहा था। हमेशा लड़ेगी, लेकिन जब कोई गलत कार्य करता है तो उसका समर्थन नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। तो मतलब ये पहलवान गलत कर रहे थे सड़कों पर? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। न्यायालय है, किसी भी तरह के पक्षपात या किसी भी प्रकार के अन्याय। 10 सेकंड सुधा जी आपके, बस 10 सेकंड, वक्त खत्म हो गया। सुधा जी का ऑडियो 10 सेकंड सिर्फ। जी बहुत धन्यवाद। अभी आपने इतनी बड़ी बड़ी बातों के बीच में मैं एक चीज और कोट करना चाहूंगी। आपने इतने प्रश्न खड़ा किए। अभी एक लेटरल एंट्री सिस्टम के द्वारा 31 पदों को भी सृजित किया गया है। जो बच्चे IAS की परीक्षा देने के लिए कई वर्षों को खत्म कर देते हैं अपने जीवन के। अभी हमारे भाई साहब ने कितना अच्छा, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने राजीव गांधी को लाके वहां खड़ा कर दिया जहां पे एक मंत्री व्यक्ति बन रहा है जो उम्मीदवार है। आप जानते हैं यूपीएससी के बच्चे जो कई वर्ष तक अपने आप को खत्म कर उस देते विषय हैं। में नहीं जाएंगे। हमने देश में ना सुधा जी, फिर बहस भटक जाएगी, वक्त नहीं है मेरे पास, प्लीज मैं माफी चाहूंगा। लेकिन यह भी था कि एक ऐसे भी सांसद थे जिन्होंने प्रधानमंत्री और संसद के द्वारा पास किया गया कानून फाड़ा था और पूरे देश ने देखा था। ठीक है ना, वो भी देश का अपमान ही था, यह भी नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, सुधा जी, शिल्पी जी और परमवीर जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंडिया तैयार है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन तैयार है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।